केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप अपने पास हेडिंग लगा लें, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन पर असरअंदाज होते हैं। ये टोटल 6 फैक्टर्स हैं। तो ये 6 के 6 फैक्टर्स हम आपको पढ़ाएंगे और इसके लिए हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। और बच्चों यहां पर है वो 6 के 6 फैक्टर्स। पहला फैक्टर बच्चों जिस पर रेट का इन्हिसार होता है उसे कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। तीसरा फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। चौथा फैक्टर है टेम्परेचर। आपको तो टेम्परेचर पे तो हर चीज हर प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। पांचवा फैक्टर है रेडिएशन ऑफ लाइट। छठा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। सातवां फैक्टर बच्चों ये सिर्फ अप्लाई होता है गैसियस रिएक्टेंट्स के लिए, लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है। तो हमें सिर्फ 6 फैक्टर पढ़ने हैं। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता बच्चों उन रिएक्शंस पर जिसमें लिक्विड इन्वॉल्व हो या सॉलिड इन्वॉल्व हो। हाँ, अगर गैसेस इन्वॉल्व होंगी तो प्रेशर का असर हो सकता है। बच्चों इन फैक्टर्स को बढ़ाने से रेट क्यों इंक्रीज हो जाता है, ये मैंने ब्रैकेट में आपके लिए बिल्कुल छोटा सा लिखा है ताकि आप आसानी से इसको याद कर सकें। तो बच्चों जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाती है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि मॉलिक्यूलों के दरमियान टकराने की जो रफ्तार होती है वो बढ़ जाती है। और जब टकराने की रफ्तार बढ़ती है तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। बच्चों नेचर ऑफ रिएक्टेंट, हर रिएक्शन की अलग रेट ऑफ रिएक्शन होता है क्योंकि बच्चों हर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी अलग होती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी तो रेट हाई होगा और एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी तो रेट स्लो होगा। कल आपको एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ाई थी हमने। तीसरा फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। बच्चों सरफेस एरिया का मतलब होता है पार्टिकल साइज। बच्चों जितना पार्टिकल का साइज ज्यादा होगा, साइज फॉर कोलिजन यानी टकराने की जगह ज्यादा होगी। और जितना टकराव ज्यादा होगा, जितना कोलिजन ज्यादा होगा, उतना रेट ज्यादा होता है। बच्चों ये फैक्टर हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब रिएक्शन हेटेरोजीनस हो, यानी तमाम रिएक्टेंट्स डिफरेंट फेज में हो और कोई एक रिएक्टेंट सॉलिड फेज में हो। चौथा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ जाता है बच्चों। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी ऑफ कोलिजन बढ़ जाती है, पेस ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है, यानी कोलिजन की रफ्तार बढ़ जाती है। और जितना ज्यादा कोलिजन होता है उतना ज्यादा रेट होता है। पांचवा फैक्टर है रेडिएशन और लाइट। बच्चों लाइट की मौजूदगी में कुछ रिएक्शंस होते हैं। लाइट क्या करती है बच्चों? लाइट जो होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देती है, जिससे पेस ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है। और आखिरी फैक्टर है बच्चों कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है बच्चों? कैटलिस्ट रिएक्शन को एक नया पाथ प्रोवाइड करता है, एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है।
यानी रिएक्शन को एक नया रास्ता दिखाता है। ये रास्ता शॉर्टकट होता है, छोटा रास्ता होता है, और इस रास्ते की एक्टिवेशन एनर्जी या तो कम हो जाती है या बढ़ जाती है। तो बच्चों ये 6 फैक्टर हैं जिनकी समरी मैंने आपको बताई है। एक और समरी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, वो भी आप यहां चेक करें। 6 फैक्टर है। अगली हेडिंग है नेचर और कैटेगरी। बच्चों इसमें हमें ये बताना होगा कि जो रिएक्शन है वो जर्नल फैक्टर है या स्पेसिफिक फैक्टर है। जर्नल फैक्टर का मतलब यह है बच्चों कि ये फैक्टर तमाम रिएक्शंस पर एप्लीकेबल है या नहीं। तो बच्चों सिर्फ एक फैक्टर जो है वो जर्नल फैक्टर है रेट बढ़ाने के लिए, और वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बाकी कोई भी फैक्टर जर्नल फैक्टर नहीं है बच्चों। बाकी तमाम फैक्टर स्पेसिफिक है, आपके सामने नजर आ रहा है। और बच्चों आखिर में लिखा हुआ है मोड ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्शन रेट और इफेक्टिव कोलिजन्स। यानी बच्चों रिएक्शन रेट क्यों बढ़ रहा है या इफेक्टिव कोलिजन कैसे बढ़ रहे हैं, उसका जवाब अभी मैंने आपको समझाया है। पूरा वही जवाब यहाँ पे लिखा है। अब बच्चों मैं आपको इंडिविजुअली एक एक करके ये तमाम फैक्टर्स बोर्ड पे पढ़ाने जा रहा हूं। तो अब आप लोग अपने पास अपना रजिस्टर निकाल लीजिए और उसके अंदर हम ये नोट करेंगे सारी चीजें। ओके स्टूडेंट्स, तो बोर्ड के ऊपर चलते हैं। जी बच्चों पहला फैक्टर जिस पर ब्रीड का इंसार है उसका नाम है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reactants at constant temperature, which means अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे तो रेट इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देंगे तो रेट ही डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है क्लियर कट डायरेक्ट रिलेशन है। या आप लोगों को बच्चों शुरू से हमने बताया हुआ है, चैप्टर 6 में भी बताया था। सवाल ये पैदा होता है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ क्यों जाता है। तो आइए देखें, जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन जब हम बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल पर डीएमक्यू। मोल पर डीएमक्यू बढ़ जाता है। मोल पर डीएमक्यू बढ़ने का मतलब यह है कि मोल बढ़ जाते हैं। और बच्चों जब मोल बढ़ते हैं तो इसका वाज़ेह मतलब यह है कि पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं। और बच्चों जब मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं तो मॉलिक्यूलों के दरमियान जो टकराव होता है which is called molecular collision. molecular collision या जिसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं वो बढ़ जाती है। यानी मॉलिक्यूल कम वक्त में ज्यादा दफा टकराते। सॉरी स्टूडेंट, कुछ बच्चे आए हैं उनको ऐड कर रहा हूं। मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ जाएंगे। मतलब जब मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर कोलिजन दो तरह के होते हैं। पहली टाइप को कहते हैं सक्सेसफुल कोलिजन और दूसरी टाइप को कहते हैं अनसक्सेसफुल कोलिजन। सक्सेसफुल कोलिजन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में टकराकर प्रोडक्ट बनाते हैं, और अनसक्सेसफुल कोलिजन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में टकराते तो है
लेकिन वो टकराने के बाद रिबाउंड हो जाते हैं, बाउंस बैक हो जाते हैं और वो प्रोडक्ट नहीं बनाते। ऐसे कोलिजन को कहते हैं अनसक्सेसफुल कोलिजन। तो बच्चों जब मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो बच्चों सक्सेसफुल सक्सेसफुल कोलिजन बढ़ेंगे। और बच्चों सक्सेसफुल कोलिजन बढ़ते हैं तो रेट बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों के अंदर डायरेक्ट रिलेशन है। तो बिल्कुल क्लियर बात ये हुई बच्चों कि जब हम बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन्स की रफ्तार बढ़ जाएगी, जिसको कहेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ने से बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। आइए बच्चों, आपको एक इक्वेशन से कॉन्सेंट्रेशन और रेट के माबैन रिलेशन बताते हैं। कस्टर अच्छा देखो जरा गौर से, फर्ज करें कि रिएक्शन है ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो बच्चों इसमें हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी। बच्चों अब अगर हम आपको बताते हैं, आपसे पूछते हैं कि अगर हम ए की कंसंट्रेशन डबल कर दें तो रेट कितना हो जाएगा, बी की कंसंट्रेशन वही रखेंगे। तो बच्चों अगर मैं ए की कंसंट्रेशन डबल कर दूं और बी की कंसंट्रेशन वही रखूं तो रेट बिकम्स डबल। और अगर मैं बी की कंसंट्रेशन भी डबल कर दूं और ए की कंसंट्रेशन भी डबल कर दूं तो रेट कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स। बच्चों इसके ऊपर एमसीक्यू आता है लास्ट में। बच्चों फर्क करें कि अगर मैं ए की कंसंट्रेशन हाफ कर दूं, बी की कंसंट्रेशन वही रख दूं तो रेट कितना होगा, हाँ। और अगर मैं ए की कंसंट्रेशन हाफ करूं, बी की कंसंट्रेशन भी हाफ करूं तो रेट कितना हो जाएगा, 1/4। इसके ऊपर बच्चों एमसीक्यू आता है। लेकिन बच्चों यहाँ बड़े मजे से जो आपने ये कर लिया है कैलकुलेशन, इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो रिएक्शन था वो ए के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर था, बी के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर था, लेकिन इम्तिहान में जो एक रेट एक्सप्रेशन आपको देंगे वो ए के लिहाज से सेकंड ऑर्डर होगा या बी के लिहाज से सेकंड ऑर्डर होगा। तब कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। डिफिकल्ट क्या होगी, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। आइए मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करें कि जनाब ए की पावर 2 है, यानी ए के लिहाज से सेकंड ऑर्डर है रिएक्शन। तो रेट पे क्या असर पड़ेगा अगर मैं डबल करूं, दोनों डबल करूं, एक हाफ करूं, दोनों हाफ करूं। देखिए वही एग्जांपल है, बस मैं थोड़ा सा इसको दे अब ये बेटा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 आंसर आ गया। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 2 8 हो गया। ये 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। अब ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 1/2 इन दोनों को करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो आंसर आएगा 1/8। आपने देखा बच्चों किस तरह रेट जो है वो चेंज हो जाता है। बच्चों ये था पहला फैक्टर। तो यहां पर ये खत्म हुआ, आप इसको कॉपी करें,
अब मैं आपको सेकंड फैक्टर पढ़ा रहा हूं, इसका नाम है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। जी बेटा इसको बिठा दो। ओके, नेचर ऑफ रिएक्शन। बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करता है। बच्चों, हर रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती, अलग होती है। हर रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी अलग होती है। कुछ रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, वो स्लोली रिएक्ट करते हैं। कुछ की कम होती है, वो तेजी से रिएक्ट करते हैं। तो बाद औक़ात कुछ रिएक्शंस जिनमें बिल्कुल एक जैसी टाइप के रिएक्टेंट्स होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट रेट से टेक प्लेस होते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन एक्टिवेशन एनर्जी। कैसे? आइए देखिए बच्चों, ये रिएक्शन है NO और ऑक्सीजन के दरमियान, जिसके नतीजे में NO2 बन रही है। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा। यहाँ पे चेक कीजिए, रिएक्टेंट के मोल है 2 और 1, 2 और 1। और बच्चों एक और रिएक्शन देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन, जिसमें बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों यहाँ पर कोएफिशिएंट लगेंगे और पता चलेगा कि दोनों रिएक्शंस में नंबर ऑफ मोल सेम है। इसका मतलब है कोलिजन फ्रीक्वेंसी दोनों रिएक्शन की सेम है, दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। लेकिन बच्चों जो ऊपर वाला रिएक्शन है वो फास्ट है और जो नीचे वाला रिएक्शन है वो स्लो है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन तो दोनों रिएक्शन में कॉमन है, डिफरेंट कौन है? NO। तो चूंकि रिएक्टेंट बदल गया तो रेट बदल जाएगा, क्योंकि हर रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी अलग होती है। CO की एक्टिवेशन एनर्जी हाई है और NO की एक्टिवेशन एनर्जी लो है। लो होगा तो रेट ज्यादा होगा, हाई होगा तो रेट स्लो होगा। क्यों? क्योंकि कल बताया था रेट में और EA में इनवर्स रिलेशन है। इज इट क्लियर? कॉपी कीजिए और इसी बात को ग्राफ से भी समझ लीजिए, इसी बात को ग्राफ से भी समझ लीजिए। ये एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में यहाँ पर एनर्जी है और यहाँ पर बच्चों रिएक्शन की प्रोग्रेस है। पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ NO के लिए, NO2 के लिए, और फिर मैं ग्राफ बनाता हूँ CO के लिए। तो देखिए ये ग्राफ बनेगा और यहीं से दूसरा ग्राफ बनेगा। इन दोनों ग्राफ में ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये स्लो रिएक्शन के लिए है, यानी ये ग्राफ है CO के लिए और ये वाला ग्राफ है NO के लिए। तो CO की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है और NO की एक्टिवेशन एनर्जी कम है। कॉपी कर लेंगे आप जल्दी से। तीसरा फैक्टर पढ़ाने जाते हैं आपको। जी स्टूडेंट्स, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ बच्चों और अब आपको तीसरा फैक्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है सरफेस एरिया।
तो तीसरा फैक्टर बच्चों पढ़ाते हैं आपको, और इसका नाम है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट। बच्चों, rate of reaction is directly proportional to surface area of solid reactant in a heterogeneous reaction। इसका मतलब ये कि बच्चों जो रिएक्शन ये वाला जो फैक्टर है वो होमोजेनियस रिएक्शन पर अप्लाई नहीं कर सकते, हेटेरोजेनियस रिएक्शन पर अप्लाई कर सकते हैं जिसमें तमाम रिएक्टेंट अलग फेज में हो और कोई एक रिएक्टेंट सॉलिड हो। जो रिएक्टेंट सॉलिड होगा उसके सरफेस एरिया पर रेट डिपेंड करेगा। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होगा। बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बच्चों इसलिए हो रहा है कि जब हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट्स के ऊपर जो साइट ऑफ अटैक है वो बढ़ जाएगी। देखो जैसे ये एक पार्टिकल है छोटा सा, अब इसके ऊपर हमला होगा यहाँ यहाँ यहाँ, ये इसकी एक्सपोज जगह है। लेकिन अगर मैं इसको पाउडर फॉर्म में ले आऊं तो आप ये देखो ये पाउडर फॉर्म के अंदर, पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ गया तो अब देखिए अटैक के चांसेस देखें आप कितने ज्यादा बढ़ गए, ये देखिए। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या बढ़ जाएगा? साइट ऑफ कोलिजन, साइट ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगी। यानी जो रिएक्टेंट होगा लिक्विड रिएक्टेंट या गैस रिएक्टेंट वो इन जगह के ऊपर हमला करेगा। तो हमले की जगह ज्यादा हो गई तो फिर रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पर बच्चों देखिए मिटाने जा रहा हूं, मिसाल के तौर पर बच्चों मार्बल का टुकड़ा यानी मार्बल चंक्स अगर सॉलिड फॉर्म में हो और चंक की सूरत में हो, टुकड़े की सूरत में हो, और अगर हम इसका रिएक्शन HCl से करें, ये रिएक्शन स्लोली होता है जिसका पता हमें चलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने से। कार्बन डाइऑक्साइड एफर्विसेंस की फॉर्म में निकलेगी। यहां पे एफर्विसेंस स्लो निकलेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के झाग स्लो निकलेंगे। लेकिन यही रिएक्शन अगर मैं पाउडर की फॉर्म में करूं तो ये रिएक्शन बहुत ही तेजी के साथ होगा, बहुत ही तेजी के साथ होगा, और CO2 बहुत तेजी के साथ निकलेगी। और CO2 के एफर्विसेंस बहुत तेजी से निकलेंगे, ब्रिस्क एफर्विसेंस तेजी के साथ निकलेंगे क्योंकि सरफेस एरिया पाउडर मार्बल का ज्यादा होगा। तो बच्चों पाउडर मार्बल का सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से साइट ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगी और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। ये हो गए बच्चों तीन फैक्टर। याद कॉपी करें, और अब आ रहा है चौथा फैक्टर। जल्दी से इसको कॉपी कर ले बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी जनाब, तो मैं बिठा रहा हूं। ओके बच्चों, चौथा फैक्टर का नाम है टेम्परेचर।
बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो। आइए देखें, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ये बात एक्सोथर्मिक के लिए भी है, एंडोथर्मिक के लिए भी है, लेकिन एक्सोथर्मिक के लिए बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, एंडो के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। रेट और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब ये कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ जाएगा। इसकी एग्जांपल है सोरिंग ऑफ मिल्क, तेज हो जाती है, फास्ट सोरिंग ऑफ मिल्क इन समर देन इन विंटर, यानी सर्दियों के मुकाबले में दूध जल्दी फट जाता है गर्मियों में। इस अमल को कहते हैं सोरिंग। सोरिंग एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसको कहते हैं फर्मेंटेशन। इस अमल में दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। ये अमल गर्मियों में तेज होता है। दूध का फट जाना एक केमिकल रिएक्शन है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिस उस बैक्टीरिया का नाम है ईस्ट। ये बैक्टीरिया हवा में मौजूद होता है। हवा में मौजूद ये बैक्टीरिया दूध की फर्मेंटेशन कर देते हैं। फर्मेंटेशन वो केमिकल अमल है जो कि दूध के खट्टा होने को कहते हैं। यही फर्मेंटेशन आटे की होती है, तो आटा जो होता है वो फूल जाता है। जब दूध की फर्मेंटेशन होती है, दूध फट जाता है। फर्मेंटेशन का अमल समर में तेजी से होता है टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से। सर्दियों में चूंकि टेम्परेचर कम होता है तो दूध और हमारा खाना देर से खराब होता है। लेकिन बच्चों अगर मैं टेम्परेचर घटा दूं तो रेट भी घट जाएगा, रेट भी कम हो जाएगा। यार बच्चों इसके एग्जाम्पल है कि फूड is preserved in रेफ्रिजरेटर। बच्चों रेफ्रिजरेटर में फूड ज्यादा अरसे तक महफूज रहता है। बच्चों फूड की खराब होने का जो अमल है उसको फूड डीके कहते हैं। बच्चों फूड डीके का अमल बैक्टीरियाज की वजह से होता है। बच्चों बैक्टीरियाज की ग्रोथ लो टेम्परेचर पर कम होती है, इसलिए फूड जो है रेफ्रिजरेटर में ज्यादा अरसे तक महफूज रखा जा सकता है। और अब आपको पता है कुर्बानी का सीजन है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे फ्रिज और डिफ्रीजर्स कुर्बानी के गोश्त से भर जाएंगे और कहा जाएगा अल्लाह नाम की कुर्बानी है। लेकिन बच्चों देखा जाए तो वो अपने नाम की कुर्बानी है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट क्यों बढ़ जाता है? बच्चों जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? बच्चों जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूलों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में मॉलिक्यूलों की एवरेज इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो मॉलिक्यूलों की सक्सेसफुल कोलिजन की तादाद बढ़ जाती है और जिसके नतीजे में अल्टीमेटली रेट बढ़ जाता है। बच्चों ये पता चला है रूल, ये पता चला एक्सपेरिमेंट से, और इसे कहते हैं रूल ऑफ थंब। क्या कहते हैं? रूल ऑफ थंब।
ये पता चला है कि अगर मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दूं टेम्परेचर या 10 केल्विन बढ़ा दूं टेम्परेचर तो रेट डबल हो जाता है, रेट डबल हो जाता है। दिस इज कॉल्ड रेट लॉ, दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन जो है वो 300 डिग्री पर हो रहा है और उसका रेट है x, तो बताएं 310 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका रेट क्या होगा? बताइए जल्दी से जी। ईशा, इशार साहिबा। Yes, Mohyuddin, you are absolute genius, my dear student. Yes, Isha, you are real gem of my class. Yes, Teba, you are right. तो रेट हो जाएगा 2x, रेट हो जाएगा 2x, बिल्कुल सही है। 2 दफा बढ़ जाएगा, 2 दफा बढ़ जाएगा, है ना भाई। अब अगर फर्क करो 300 डिग्री से लेकर मैं कर दूं टेम्परेचर 350, तो बताओ रेट कितना बढ़ेगा? अब बताओ, वो तो बच्चा भी बता सकता है, ये बताओ। नहीं अरहम, नो अरहम नहीं, सोचो 10 डिग्री पर रेट डबल हो रहा है, तो अब तुम डिफरेंस निकालो कितने का आ रहा है। नो अरहम 10x नहीं होगा मेरे भाई, देखा हो गया ना गलती सर्वर। इशाल साहिबा जवाब नहीं दे रही, इशाल साहिबा का जवाब यहां नापैद हो गया। सबके जवाब गलत, सबके। परवा साहिबा गलत जवाब, मैथमेटिक्स की धज्जियां बिखेर दी परवा पीरी इंजीनियरिंग साहिबा ने। तो ये मैं बताता हूं, मैं जरा बोर्ड मिटा दूं फिर आपको बताता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये जब एमसीक्यू अगर पेपर में आ जाता तो आप किसको बद्दुआएं दे रहे होते? किसको? मुझको? भाई आपकी बुक में तो नहीं है, मुझे क्यों देते आप बद्दुआएं? बोर्ड को देते सर्वर। यस एब्सोल्युटली राइट, यस एब्सोल्युटली। मुझे क्यों देते? लेकिन मैं तो करा रहा हूं आपको यार, मैं तो करा रहा हूं। तो आप दुआएं किसको दोगे? अब बताओ दुआएं किसे दोगे? बोलो बोलो बोलो। अच्छा तो फिर दो मुझे दुआएं, बोर्ड पे आ जाओ। तो बच्चों देखो इधर, तुमने बच्चों टेम्परेचर जो है वो 350 से 350 कर दिया 300 से, तो इसका डिफरेंस निकाल लो 50 का, है ना बेटा। अब 10 डिग्री पर टेम्परेचर डबल हो जाता है, रेट डबल हो जाता है, इसको 10 से डिवाइड करो तो 5 आ गया, तो रेट डबल हो जाता है। डबल का मतलब है 2, तो ये हो गया 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 टाइम रेट बढ़ जाएगा। 2 की पावर 5 निकालना आता है? नहीं आता तो देख लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32 टाइम रेट बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? भाई समझ में आई बात? इस तरह होगा सवाल मेरे भाई, ओके? समझ गए मेरा बेटा?
अगला फैक्टर में आ रहा हूं लेकिन नहीं आ सकूंगा, देख रहा हूं कि कितना टाइम बाकी है, 2 मिनट बाकी है जी, तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ। ओके, तो स्क्रीन पर आ जाइए। 5x कहना रॉन्ग होगा, 32 टाइम्स कहेंगे आप, 32x। क्या बोलेंगे? 32x अरब। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, अगला फैक्टर आपको पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है रेडिएशन। बच्चों टाइम बहुत कम है और हमें एक एक मिनट अपना जो है वो इसको यूटिलाइज करना है। बच्चों लाइट एनर्जी की एक शक्ल है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को तेज कर देती है। बच्चों कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट या सनलाइट की मौजूदगी में होते हैं। वो रिएक्शन जो सनलाइट की मौजूदगी में होते हैं उनको फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। बच्चों फोटोकेमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहलाते हैं। बच्चों फोटोसिंथेसिस, फोटोग्राफी, reaction between hydrogen and chlorine and halogenation of methane, these are the some typical examples of photochemical reaction। बच्चों ये हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन है, सनलाइट की मौजूदगी में होती है, HCl की फॉर्मेशन भी सनलाइट की मौजूदगी में होती है और फोटोसिंथेसिस भी सनलाइट की मौजूदगी में होती है। ये उनकी इक्वेशंस है बच्चों और ये उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस है। आखिर सवाल ये पैदा होता है कि रेडिएशन का काम क्या है। बच्चों रेडिएशन में फोटॉन्स छुपे होते हैं। बच्चों ये फोटॉन्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो दरकार एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो रेडिएशन में जो फोटॉन है उनमें एनर्जी है और ये एनर्जी फिर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम कराने का काम करती है। बच्चों बुनियादी तौर पर रेडिएशन का काम ये होता है जो रिएक्टेंट में रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स का ये बॉन्ड ब्रेक करती है। इस अमल को कहते हैं फिजन, जिसके नतीजे में एटम बनता है विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस एटम को फ्री रेडिकल कहते हैं। ये फ्री रेडिकल बहुत रिएक्टिव होता है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए बच्चों ये जब किसी से टकराएगा तो ये खाली हाथ वापस नहीं आएगा, उसका बॉन्ड तोड़कर ही आएगा। और बॉन्ड टूटने का नाम और बॉन्ड बनने का नाम ही होता है केमिकल रिएक्शन। आप देखिए यहाँ क्लोरीन मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है क्लोरीन एटम्स में, इन एटम्स को कहेंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल वो एटम होता है या वो मॉलिक्यूल होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो बस यहीं पे हम खत्म कर रहे हैं, हमारा टाइम ओवर हो गया है।